दोस्तों मैंने YouTube पर भी मेंबरशिप अब चालू कर दी है, जिसकी शुरुआत होती है मात्र 59 रुपए प्रति महीने से। अब से आपको सभी अर्ली एक्सेस वाली वीडियोस पेट्रियन के बदले वही मिलेंगी, जो आप किसी भी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करके इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। याद रखना कि वहां आपको सारी वीडियोस कई हफ्ते पहले ही मिल जाएंगी। प्रिंस एल्ड्रिक काउंसिल के लोगों को उकसाते हुए कहता है कि यहाँ मौजूद सभी काउंसिलर्स अपनी अपनी इच्छा व्यक्त करें और दिखा दे इस डिमन लॉर्ड को कि आप सभी मानव जात के पक्ष में हैं और आप उन लोगों में से नहीं है जो इस मॉन्स्टर का साथ देकर पूरी मानव जाति को धोखा देना चाहते हैं। मैं प्रिंस एल्ड्रिक वॉन इनग्रासिया समझता हूँ कि यहाँ आए सभी देशों के प्रतिनिधि अपनी ओर से हमारे पक्ष में वोट देकर सही निर्णय लेंगे। यानी प्रिंस सभी की सहमति से इस डिमन लॉर्ड का क्या करना है उसके बारे में वोट करके फैसला करना चाहता है। दोस्तों रिमरू हैरान हो गया ये देखकर कि इतनी बकवास करने के बावजूद भी वो प्रिंस डेमोक्रेटिक तरीके से सभी देशों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। शायद यहाँ प्रिंस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे ये सारी दुनिया इस डिमन लॉर्ड और उनके मॉन्स्टर नेशन के खिलाफ है। मगर दोस्तों यहाँ पर रिमरू को कोई भी फिक्र नहीं हो रही है और उसकी दो वजह है। पहली ये कि रिमरू ने पहले ही उस वशीकरण जादू को खत्म कर दिया है जिसमें इन सभी प्रतिनिधियों की सोच को बांधे रखा था। और दूसरी वजह है रफेल। रफेल कहती है कि इसके एक्सटेंसिव एविडेंस हैं जो ये दिखाते हैं कि प्रिंस ने यहाँ पर कुछ लोगों को घूस देकर अपनी साइड में कर लिया है और उस रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट की कॉपी इस वक्त सोहे की वजह से अब उसके पास आ गई है। मगर रफेल कहती है कि उसकी रिमरू को जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि थैंक्स टू एल्ड्रिक रिमरू बिना उस एविडेंस को लोगों के सामने प्रेजेंट किए ही उसी डेमोक्रेटिक तरीके से जीत जाएगा जो तरीका प्रिंस एल्ड्रिक ने अपनाया है। प्रिंस एल्ड्रिक ने जब कहा कि अगर डिमन लॉर्ड खुद ही खुद को उनके हवाले कर देता है और वो लोग अपने साथ जो ब्रेसलेट लेकर आए हैं उसे अपनी मर्जी से पहन लेता है तो वो लोग उसे बड़ी नरमी से पेश आएंगे क्योंकि वो एक महान राज्य के एक महान राजा का एक महान संतान होने के नाते वो अपने दुश्मनों से बदसलूकी क्यों ही करेगा जब वो पहले ही जीत चुका है। तो तब हिनाटा उसका भ्रम दूर करते हुए उससे कहती है कि वो कुछ और बोलने से पहले जरा अपने आसपास देख ले क्योंकि सभी प्रतिनिधियों में से सिर्फ दो लोग ही हैं जो उसके पक्ष में खड़े हैं, जो साफ साफ दर्शाता है कि मेजोरिटी लोग यहाँ प्रिंस और उसकी सोच के सख्त खिलाफ हैं। प्रिंस को जब हिनाटा ने वास्तविकता का एहसास कराया तो तब वो एक बार और काउंसिल के सदस्यों को उकसाने की कोशिश करता है, जो देखकर हमारा स्लाइम भी खुश हो गया। दोस्तों वहाँ चुप करके बैठा गाबान भी प्रतिनिधियों के इस रवैये से नाखुश था, जिसके बाद वो सभी काउंसिल मेंबर देशों को ये धमकी देता है कि अगर उन्होंने प्रिंस का साथ नहीं दिया तो उसकी तरफ से बाकी देशों को मिल रही सपोर्ट और एड वो वापस छीन लेगा। जिसके बाद दोस्तों रिमरू वहाँ सबके सामने उस डॉक्यूमेंट को जोर से पढ़ता है जो सोहे ने अक्वायर की थी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जिसमें पता चलता है कि वो काउंट किस तरह की एड सभी देशों को मुहैया करवा रहा है, जिसमें रायबा किंगडम के एंटी फ्लड कंस्ट्रक्शन और कर्नाटक के ड्राउट से निपटने के लिए फूड सप्लाईज भी शामिल है। दोस्तों यहाँ एंटी फ्लड कंस्ट्रक्शन का मतलब होगा वो इमारतें जो बाढ़ के समय भी सुरक्षित रहें, जिससे रायबा किंगडम को बाढ़ के समय ज्यादा नुकसान उठाना ना पड़े। वह रिमरू ये भी कहता है कि इस डॉक्यूमेंट के अनुसार उसने कई प्रतिनिधियों को घूस भी दे रखी है। रिमरू कहता है कि अगर वो अपना सपोर्ट इन छोटे छोटे राज्यों से वापस ले लेता है तो इससे वो खुद ही पूरी दुनिया को ये साबित कर देगा कि वो किन किन झमेलों में फंसा हुआ है, जिससे सभी को पता चल जाएगा कि वो उन पर इन जरूरी चीजों जैसे कि फूड सप्लाईज और कंस्ट्रक्शन को लेकर उस पर कितना विश्वास रख सकते हैं। यानी कि वो मार्केट में अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो देगा और उससे कुछ हासिल भी नहीं होगा। और यही नहीं, काउंट के द्वारा मिले रिएक्शन ने उन्हें यह भी दिखा दिया है कि उसने वाकई में उन प्रतिनिधियों को गलत तरीके से अपने पक्ष में लेने की कोशिश की है। और यह सुनकर उस काउंट की क्या शक्ल थी हम देख ही सकते हैं। उस काउंट की पोल खुलते देख वो लोग वापस अपनी सीट पर बैठने की कोशिश करते हैं जिन्होंने घूस लेने के बाद काउंट के पक्ष में वोट किया था, मगर रिमरू उनको अपनी स्ट्रिंग्स के जरिए वहीं खड़ा रहने पर मजबूर करता है, ये कहकर कि ये सब कुछ सुलझने के बाद उनकी बारी होगी। फिर सन्स ऑफ वेल्ड का लीडर भी कहता है कि वो जानता था कि ऐसा ही कुछ होगा और इसलिए अच्छा हुआ कि वो लोग पहले ही पीछे हट गए। फिर दोस्तों अब तक काउंसिल में हुई सभी चीजों को अनदेखा करते हुए वो रायना रिमरू की ओर बढ़ता है, ये कहकर कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें लोगों के वोट मिले हो या ना मिले हो, वो यहाँ जो काम करने के लिए आया था वो काम वे खत्म करके रहेंगे। और वहाँ प्रिंस को भी ऐसा लगने लगा था कि रैनर के होते हुए उसे यहाँ किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर एक बार वो लोग इस डिमन लॉर्ड को हरा देंगे तो फिर काउंसिलर्स का सपोर्ट अपने आप उन्हें मिलने लगेगा और उन्हें लगता है कि ये काम उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अब दोस्तों इन बेवकूफों की वजह से ना तो वो टकला काउंसिल लीडर खुश था और ना ही रिमरू, क्योंकि वो लोग उन्हें भी चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे रिमरू अब फाइट को अवॉइड नहीं कर सकता। मगर मेरी हिनाटा उसे कहती है कि वो सब कुछ उस पर छोड़ दे, क्योंकि वो अपनी बेइज्जती को अभी भी भूली नहीं है, तो इसलिए वो खुद ही इन कमकलों को ठिकाने लगाना चाहती है। और वहीं दूसरी तरफ रैनर भी फुल कॉन्फिडेंट है कि वो हिनाटा से 1-to-1 कॉम्बैट में जीत सकता है। इनफैक्ट वो यहाँ सभी को दिखाना चाहता है कि हिनाटा साकागुची इतनी पावरफुल नहीं है जैसी उसके बारे में अफवाहें हैं।
मगर वो दोनों शुरू करते उससे पहले वो दूसरा बंदा आके कहता है कि वो भी उससे ज्वाइन करना चाहता है और वो रेनर के बदले डीमन लॉर्ड से मुकाबला करेगा। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि रिमरू यहाँ फालतू में इन सबके बीच में फंसा हुआ है, वो तो फाइट भी करने के मूड में नहीं है। तो वो अपनी ओर से बेनीमारो को उस बंदे से लड़ने के लिए कहने ही वाला था कि शूना वॉलंटरीली सामने आती है क्योंकि इस बार वो लड़ना चाहती है। उसे लगता है कि उसे निपटने के लिए ना तो बेनीमारू को आने की जरूरत है और ना ही खुद टेम्पस के राजा को। जिसके बाद रैनर हिनाटा पे और वो साइड का भी साइड कैरेक्टर शुना पर हमला कर देता है। रैनर से तो खैर हिनाटा की प्रेजेंस भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हिनाटा के सिर्फ देखने भर से ही वो मूत दिया और वहीं शुना भी सिर्फ एक स्लाइस में उस साइड कैरेक्टर की स्वॉर्ड को काट देती है। मगर वो बंदा फिर से उठकर कुछ कर पाता उससे पहले शुना होली मैजिक का कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। उस बंदे की शक्ल और उसके रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो बंदा किसी वजह से जान गया है कि शुना किस टाइप का मंत्र पढ़ रही है। मगर दोस्तों शूना का यहाँ उस बंदे को जान से मारने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि धूल हटने के बाद हमें पता चलता है कि शूना ने सिर्फ उस बंदे के कपड़ों को ही डिसइंटीग्रेट किया है, जो मेरे ख्याल से उसके गुनाहों की सजा के लिए काफी होगा। वैसे रिमोरो को याद तो है कि वो एडलमैन के साथ होली मैजिक की ट्रेनिंग ले रही थी, मगर शूना का इस तरह डिसइंटीग्रेशन मैजिक का इस्तेमाल करके उस बंदे के कपड़ों को नष्ट करना दिखाता है कि शूना अपने होली मैजिक में कितनी प्रोफिशिएंट हो गई है। उसका होली मैजिक पर कंट्रोल देखकर रिमोरो भी हैरान हो गया। और दोस्तों हैरान तो कोई और भी है वहाँ पर। रैनर को हिनाटा के सामने इस तरह डरा हुआ देखकर प्रिंस उसे ऑर्डर देता है कि वो अभी के अभी अपने पैरों पर फिर से खड़ा होकर उसे जो काम दिया है उसे वो पूरा करे, क्योंकि भरी सभा में उसकी वजह से उसकी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि वो इनग्रासिया का सबसे ताकतवर नाइट है। एक नाइट का इस तरह किसी के सामने अपने डर का इजहार करना उसे शोभा नहीं देता। मगर दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे वो प्रिंस यहाँ देख कर भी अनदेखा करने की कोशिश कर रहा है। तो तब वहाँ रिमरू आता है। रिमरू उस बेवकूफ को प्रिंस कहकर संबोधित करता है और कहता है कि अब जबकि ये सारा फालतू का ड्रामा खत्म हो गया है तो अब वो क्या करने की सोच रहा है, क्या वो अब भी उससे लड़ने की इच्छा रखता है। और साथ ही वो यहाँ मौजूद सभी देशों के प्रतिनिधियों को कहता है कि जिन जिन लोगों ने यहाँ इस भरी सभा में टेम्पेस्ट और उसके मॉन्स्टर नेशन के खिलाफ जाकर यहाँ खड़े प्रिंस का साथ दिया, उसकी वजह से वो अब ये समझेगा कि यही उनका ऑफिशियल स्टांस होगा उनकी तरफ से उनके देश का। क्योंकि दोस्तों रिमरू ने जब उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा था तो तब उसे पता चला था कि आधे से भी ज्यादा मेंबर देशों ने प्रिंस से पैसे लिए हुए थे और शायद यही वजह होगी कि प्रिंस ने आते ही वोटिंग की मांग रखी। उसे लगा था कि मेजोरिटी उसके हक में जाएगी, मगर शायद वो ये नहीं जानता था कि उनके आने से पहले रिमरू ने उनके ऊपर छाए वशीकरण मंत्र को खत्म कर दिया था। और शायद यही वजह थी कि जब असल वोटिंग की बारी आई तो तब कुछ लोगों को छोड़कर कोई भी उस बेवकूफ प्रिंस के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। मगर दोस्तों रिमरू के इस सवाल का जवाब कोई नोबल दे पाता उससे पहले रफाइल के कान खड़े हो गए। वो रिमरू से कहती है कि उसने अभी अभी किसी के मर्डरर इंटेंट को सेंस किया है और उसका टारगेट और कोई नहीं बल्कि वो बेवकूफ प्रिंस है। रफाइल कहती है कि वो जो कोई भी है वो यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर है और हम अगले पैनल में देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि ग्लैंडा है, जिसके हाथ में हम देख सकते हैं कि एक हैंडगन भी है। रिमरू कुछ सोच पाता कुछ समझ पाता उससे पहले ही ग्लेंडा फायर कर देती है और गोली आगे निकलते किसी पोर्टल में जाकर गायब हो जाती है। और वो पोर्टल आगे पैनल में हम देखते हैं कि प्रिंस एल्ड्रिक के बिल्कुल पीछे खुला है, जिसे रिमरू और रफाइल के अलावा सिर्फ हिनाटा और सन्स ऑफ वेल्ट के लीडर ने महसूस किया। बट थैंक्स टू रफाइल रिमरू वक्त रहते अपने बिलसबूत के जरिए प्रिंस को बचा लेता है। हिनाटा और वो लीडर तुरंत ही प्रिंस के पास दौड़कर जाते हैं उसका हालचाल पूछने के लिए, जिसके बाद फिर रिमरू हिनाटा और उस टकले से कहता है कि कोई प्रिंस को टारगेट करना चाहता है और उसने हथियार के तौर पर एक हैंडगन को चुना है। अब जबकि वहां उस टकले को पता नहीं है कि एक हैंडगन और बुलेट क्या होती है, तो हिनाटा अपना टाइम लेकर उसे समझाती है कि वो क्या चीज है। हिनाटा ये बोलकर अपनी बात को खत्म करती है कि वो कातिल अगर किसी तरह अपने प्लान में कामयाब हो जाता तो इस बेवकूफ प्रिंस का इल्जाम सीधे रिमरू पर लगता, क्योंकि जैसा कि आज हमने देखा कि यहाँ रिमरू के पास मोटिव भी था और वो नेसेसरी ताकत भी, और वो टकला भी जानता है कि इससे टेम्पस को अपने फालतू के काउंसिल में जगह देने का उनका प्लान भी फेल हो सकता था, क्योंकि आज चीजें पहले से ही कॉम्प्लिकेट चल रही हैं। उसमें से भी अगर यहाँ कोई अनहोनी हो जाती तो फिर उसका परिणाम न कि सिर्फ रिमरू को बल्कि पूरे काउंसिल को भुगतना पड़ सकता था। दूसरी तरफ उस प्रिंस की फटके चार हो रखी थी। उसका मानना है कि इस बार तो बच गया मगर अगली बार शायद ना बच पाए। मगर रिमरू उसे दिलासा देते हुए कहता है कि ऐसा अब दूसरी बार नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन की वजह से वो क्राउन प्रिंस अपनी जगह हमेशा हमेशा के लिए खो चुका है, तो अब से किसी को भी उसे मारकर कुछ भी फायदा नहीं होगा। रिमरू अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि वो इनग्रासिया के राजा को जानता है। वो इतना भी मान नहीं है कि अपने बेटे की इस गलती को यूं ही बच्चा है गलती हो गई समझकर भूल जाए। अब क्योंकि उसे जीने का दूसरा मौका मिला है तो अब उसे ये सोचना चाहिए कि अब वो अपनी गलतियों को किस तरह से सुधारेगा, क्योंकि जीवन में राजा होना ही सब कुछ नहीं होता। किंग बनने के लिए वो खैर सुटेबल तो वैसे भी नहीं था, लेकिन अब उसे अपने कर्मों का पश्चाताप कैसे करना है उसके बारे में उसे सोचना चाहिए। जिसके बाद रिमरू अपना भी एग्जाम्पल उसके सामने रखता है,
जिससे प्रिंस को एटलीस्ट ये रियलाइज हुआ कि अब ये सब बंद करने का समय आ गया है। जिसके बाद प्रिंस गाबान से भी कहता है कि उसके साथ साथ अब उसे भी अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करना होगा। मगर गाबान इतने से मानने वाला थोड़ी था। वो तो उल्टा ये कहता है कि उसे जैसा प्रिंस ने करने के लिए कहा था उसने सिर्फ वैसा ही किया है। और वैसे भी उनके किसी के पास भी कोई सबूत नहीं है कि उसने प्रिंस के साथ मिलकर डीमन लॉर्ड रिमरू के खिलाफ वायलेंस का इस्तेमाल करके रिमरू को मारने की कोशिश की। मगर दोस्तों गाबान के खिलाफ वहाँ कुछ हो पाता उससे पहले वहाँ कोई गार्ड आकर ये ऐलान करता है कि इंड्रासिया के राजा किंग एजिल यहाँ काउंसिल में पधार रहे हैं। सबसे पहले तो वो राजा रिमोरू के पास आकर उसके बेवकूफ बेटे की करतूतों के लिए रिमोरू से एक पिता होने के नाते माफी मांगता है और होप करता है कि आगे भविष्य में उनके और टेम्पस के रिश्ते पहले से भी बेहतर हो जाएं। जिसके बाद वो दोनों फिर हाथ मिलाकर फाइनली इस भसड़ को यहीं खत्म करते हैं। जिसके बाद वो अपने बेटे और गाबान को वहां से लेकर चले जाते हैं, ये कहकर कि उसने स्पेशली गाबान के लिए मैजिकल इंक्विजिटर्स को बुलाया है गाबान का मुंह खुलवाने के लिए। अब दोस्तों वो क्या है यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन मैं यहाँ अगर अंदाजा लगाऊं तो वो लोग कोई स्पेशल ग्रुप होंगे जो क्रिमिनल्स को टॉर्चर करने में माहिर होंगे ताकि वो लोग गाबान से सब कुछ उगलवा सकें। और दोस्तों फाइनली वो काम होता है जिसके लिए रिमरू और बाकी सब यहाँ काउंसिल में आए हुए थे। काउंसिल सेशन की फिर से शुरुआत होते ही उन्होंने सबसे पहले जूरा टेम्पस फेडरेशन को एक देश के रूप में स्वीकारा, जिसके बाद उनका ऑफिशियली वेस्टर्न काउंसिल में एक पार्टनर के तौर पर स्वागत किया गया। और तो और काउंसिल के सभी मिलिट्री राइट्स भी टेम्पस को असाइन हुए। अब दोस्तों इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो काउंसिल की मिलिट्री टेम्पस के पास चली गई है या फिर काउंसिल की तरफ से इससे पहले जो मिलिट्री वाली मांग रखी गई थी उसे काउंसिल ने मान्यता दे दी है। अब दोस्तों पूरी बात क्या है वो यहाँ पर क्लियर नहीं है, मगर रिमरू ने काउंसिल में जो भी मांगे रखी थी वो सारी की सारी काउंसिल ने मान ली है। जिसके बाद हम अगले पैनल में देख सकते हैं कि ये सब कुछ खत्म हो जाने के बाद रिमरू अंगड़ाइयां खाते हुए टेरेस पर टहलने के लिए आया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि रिमरू यहाँ जिसके लिए आया था वो काम अब फाइनली खत्म हो चुका है। फिर दोस्तों अगले पेज पर हमें ग्लेंडा दिखती है जो अभी भी वहीं पर बैठी हुई है, पता नहीं क्यों। वो ये सोचने में व्यस्त है कि उसके हमले से वो प्रिंस बच कैसे गया, क्योंकि पॉइंट ब्लैंक रेंज से किसी भी मामूली इंसान के बचने के चांसेस वैसे भी नहीं होते हैं। मगर वो अपने इस सवाल का जवाब तलाश कर पाती उससे पहले ही वहां सोया पहुंचता है। वो ग्लेंडा से कहता है कि क्या एक क्रिमिनल के लिए एक फेल्ड अटेम्प्ट के बाद यूं ही इस तरह से किसी का वेट करना क्या स्मार्ट चॉइस है। उसने डेफिनेटली यहाँ सर रिमरू को अंडर एस्टिमेट किया है। दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। मैं मिलूंगा अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। I play Ruby cause she hoeing Mr. Brownie, birds I'm flowing Giga drain, my money growing Give me brain war, total soaking Squirtle squad, my boys in the ocean Give me pussy and rubby with lotion We evolved in a caustic commotion Hit the plug with them hyper potions Some hyper potion Yeah Johnny Grove out, hit you with a leaf